खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का, ये कहें कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी राजवंश का स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था और 1290 में शासनकाल रहा 1320 तक, टोटल 30 वर्षों का, जिसमें देखिएगा कि अकेले अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों का शासन किया। कितने? 20 वर्षों का। ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक हुआ करते थे। 70 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दिल्ली सल्तनत और खिलजी राजवंश की स्थापना करी। वह स्पष्ट कहा करते थे कि मैं मुसलमानों का रक्त नहीं बहाऊंगा, अर्थात मुसलमानों की रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। क्लियर? साथ ही साथ इन्होंने बलबन की जो राजत्व के सिद्धांत थे, उस राजत्व के सिद्धांत को त्याग दिया और अपने तरीके से एक बात और बोलते थे कि मैं वही करूंगा जो राज्य हित में होगा, मैं वही करूंगा जो राज्य हित में होगा। और याद रखेंगे कि यही बात अलाउद्दीन खिलजी भी कहता था कि मैं वही करूंगा जो राज्य हित में होगा, मैं वो नहीं करूंगा जो राज्य हित में नहीं होगा। दूसरी बात कि अलाउद्दीन खिलजी खलीफा से सनद प्राप्त नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी खलीफा से सनद प्राप्त नहीं किया था, अर्थात आप जानते हैं कि वह सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था, अर्थात ये कह सकते हैं कि वह दूसरा सिकंदर कहलाता था। सिकंदर की तरह वह विश्व विजय करने के लिए आतुर रहता था। साथ ही साथ वह यह चाहता था कि मैं संपूर्ण भारतवर्ष को जीतूं और संपूर्ण भारतवर्ष को जीतने के पश्चात भारत पर एक नए धर्म की स्थापना करूं। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनके चाचा, देखिएगा कि बहुत ही कम उम्र में अलाउद्दीन खिलजी के पिता की निधन हो जाती है और पिता के निधन के पश्चात उनके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनका लालन पालन करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और याद रखिएगा कि वही अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उत्तर प्रदेश के मानिकपुर में करता है। कहां करता है जी? मानिकपुर में करता है और उसी मानिकपुर से वो अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। ऐसा कहा जाता है कि शहीद सुल्तान के सर से रक्त टपक ही रहे थे, तब तक अलाउद्दीन खिलजी ने मुकुट चंदोबा अपने सर उठाकर लगा लिया। जो मुकुट था उस मुकुट को अपने सर पहन लिया। ये वो अलाउद्दीन खिलजी है। और खिलजी उत्तर से दक्षिण, पूरब पश्चिम, अर्थात ये कह सकते हैं कि इन्होंने इतने किले जीते। एक जैन मुनि है, एक जैन मुनि के अनुसार जैन मुनि कहते हैं कि एक अलाउद्दीन खिलजी ने इतने किले जीते, इतने दुर्गों को जीता जिसकी गणना करना संभव नहीं था। इतने दुर्ग जीते। इनकी शक्ति से धरती थरा उठती थी, इनकी वीरता से धरती थरा उठती थी, धरती में कंपन हो जाता था, कंपयमान हो जाती थी धरती। अर्थात आप लोग धारावाहिक भी देखे होंगे, एक कोई धारावाहिक चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, बहुत ही अच्छे तरीका से दिखाया, लेकिन वो फिल्म है, फिल्म इतिहास नहीं होता और इतिहास फिल्म नहीं होता। इसमें लिखेंगे थोड़ा सा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में
अच्छा, ये लिखा है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो सबसे वृद्ध शासक था? नहीं लिखे हैं? लिखे हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट। उसको लिख लिया तो दूसरा लिखिए। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं वही करूंगा जो राज्य हित में होगा, मैं वही करूंगा जो राज्य हित में होगा। नेक्स्ट पॉइंट। खिलजियों ने यह साबित कर दिया कि राज्य को धर्म के सहायता के बिना भी संचालित किया जा सकता है। राज्य को धर्म के सहायता के बिना भी संचालित किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट। उलेमा वर्ग के महत्व को अस्वीकार कर दिया। उलेमा वर्ग के महत्व को अस्वीकार कर दिया। अब एक चीज देखिएगा कि जहां उलेमाओं की महत्व को अस्वीकार कर दिया जाए, जमींदारों की महत्व को अस्वीकार कर दिया जाए, कुलीन वर्ग के महत्व को अस्वीकार कर दिया जाए, मलबियों के महत्व को अस्वीकार कर दिया जाए, खलीफा के महत्व को अस्वीकार कर दिया जाए, वहां स्थिति विचित्र होगी, क्योंकि इन लोगों को हजम नहीं होगा। जब हजम नहीं होगा तो स्थितियां विपरीत होंगी, स्थितियां बदलेंगी और उस कंडीशन में सुल्तान के सामने समस्या ही समस्या खड़ी होगी। नेक्स्ट पॉइंट। इसी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी खलीफा से, उलेमा से सनद प्राप्त नहीं करते थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी खलीफा या उलेमा से सनद प्राप्त नहीं करते थे। नेक्स्ट पॉइंट। दिल्ली सल्तनत का विस्तार
सुदूर दक्षिण दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण भारत तक हो गया। क्लियर। अब एक चीज देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब? 1206। कब? 1206 में। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम, क्या था? गुलाम। किसका? गौरी का गुलाम था। किसका? गौरी का गुलाम था। ठीक। ऐबक भी बहुत सारी उपाधियां धारण करी, जैसे कुरान खान की, है ना, या लाख बख्श की, या हातिम ताई की, है कि नहीं, या स्वयं धारण किया हुआ उपाधि उसका था क्या? क्या उपाधि था जो स्वयं धारण किया हुआ था? सिपह सलार, सिपह मलिक व सिपह सलार की उपाधि धारण किया था, जो स्वयं धारण किया हुआ था। 1206 में स्थापना करता है। उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत पर खिलजियों का शासन होता है। खिलजी के बाद आपको आएंगे कौन? तुगलक। तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी होंगे। अर्थात 5 राजवंशों का जो कार्यकाल होगा, 5 राजवंशों के कार्यकाल में सबसे अधिक तुगलक राज करेंगे, लेकिन खिलजियों का जो शासन काल था वो अद्भुत था। खास तौर से जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी मात्र 20 वर्षों का शासन करता है, और 20 वर्षों का शासन अद्भुत शासन करता है। और याद रखिएगा, इसलिए मैं पहले ही बताया कि उन्होंने इतने दुर्गों को जीता था, इतने किलों को जीता था, उसकी गणना करना संभव नहीं था। क्लियर। अब एक चीज देखिएगा, आपको जेके सिद्धि मौला को दंडित करता है। चर्चा मैंने पिछली क्लास में किया था सिद्धि मौला में, या नहीं किया था? उस क्लास में किया था, दूसरी ब्रांच में। सिद्धि मौला कि मैंने चर्चा किया था कि सिद्धि मौला को दंडित किया था, और क्यों दंडित किया था लिखेंगे। सिद्धि मौला को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाथियों के पैर से कुचलवा दिया। अब एक चीज देखिएगा कि ये तो रेवावर की अनदेखी कर दी, सुल्तान से सनद नहीं लिया, मान्यता प्राप्त नहीं किया, राजत्व के सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया, अर्थात जो बलबन के लौ और रथ शुद्धि की नीति था, उस नीति का भी इन्होंने परित्याग कर दिया। और इस परिस्थिति में जो सिद्धि मौला था, यह सिद्धि मौला इनके राजत्व के सिद्धांत को नहीं मानता था। सिद्धि मौला इनके राजत्व के जो सिद्धांत थे, इस सिद्धांत का वह विरोधी था, विरोध करता था। और यही कारण है कि सिद्धि मौला को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया गया। क्लियर। दंडित तो करना ही था, वो किसी एक को तो दंडित करता ही करता, और सिद्धि मौला आ गया, इसी को कुचलवा दिया। नेक्स्ट, सिद्धि मौला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सिद्धि मौला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के राजत्व सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था।
अस्वीकार कर दिया था। अब एक चीज देखिएगा, एक उलेमा और दूसरा अमीर वर्ग। ये धर्म में, ये जो समाज में जितने भी कुरीतियां हैं, इस कुरीतियों को समाज में विद्यमान रखने में याद रखिएगा कि उलेमा वर्ग या फिर ये कहें कि जो अमीर वर्ग है, ये बहुत ही मतलब क्रूर विचार के होते हैं लोग। यही लोग इस समाज में, इस समाज उस समय की समाज हो या वर्तमान की समाज हो, जो भी कुरीतियां समाज में विद्यमान होती हैं, ये कुरीतियां विद्यमान करने के पीछे इन लोगों का बहुत बड़ी साजिश होता है। और याद रखिएगा कि उलेमा और अमीर वर्ग कतई नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार के बिना राज्य का संचालन किया जाए। ये कतई नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार के बगैर राज्य का संचालन हो। जब ये वो कहता था कि खिलजियों ने यह साबित कर दिया कि धर्म के आधार के बिना भी राज्य संचालित किया जा सकता है, अर्थात जनता के हित के लिए। किसके लिए? जनता के हित के लिए, जनता के लिए उन्होंने शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट, उलेमा या अमीर वर्ग, उलेमा या अमीर वर्ग ये लोग धर्म के अनुसार, शासन संचालित करना चाहते थे। शासन संचालित करना चाहते थे, जबकि खिलजियों ने यह साबित कर दिया कि धर्म के आधार के बिना भी, शासन संचालित किया जा सकता है। धर्म के आधार के बिना भी शासन संचालित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, उलेमा वर्ग के अस्तित्व को, नेक्स्ट, उलेमा वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। उलेमा वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया और नकार दिया कि आपकी अस्तित्व मेरे राजकाल में नहीं है। क्लियर? राज्याभिषेक देखेंगे, राज्याभिषेक जलालुद्दीन, लिखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलुखरी, राज्याभिषेक किलुखरी या किलोखरी, किलुखरी या किलोखरी
में कराया और इसी को अपनी राजधानी बनाया। किलोखली की अपनी राजधानी किसने बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो दिखा दिया हमने 70 वर्ष की अवस्था में जो है शासक बना था। नेक्स्ट पॉइंट, शासन नीति। शासन नीति, शासन नीति। जब हम शासन नीति की चर्चा करते हैं तो इसकी शासन नीति आंतरिक शासन नीति थी। क्या थी? आंतरिक शासन नीति थी। अब देखिएगा आंतरिक शासन नीति क्या होती है। अपने राजकाल में, अपने राज्य क्षेत्र में सभी को प्रसन्न रखना। क्या? सभी को प्रसन्न रखना, सभी को प्रसन्न रखना। सभी को प्रसन्न रखने की शासन नीति अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा प्लस दामाद। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा प्लस दामाद ने मलिक हज्जू को, मलिक छज्जू, मलिक छज्जू को मलिक छज्जू, मलिक छज्जू को पराजित किया। मलिक छज्जू को पराजित किया। अब देखिएगा कि अगर आपका भतीजा या दामाद किसी को पराजित करता आप बहुत प्रसन्न होंगे। क्या? अगर विरोधी को पराजित कर देता है तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? बहुत प्रसन्न होंगे। इसे में लिखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मलिक छज्जू की पराजय से प्रसन्न होकर, मलिक छज्जू की पराजय से प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर अपने भतीजा को मानिकपुर, अपने भतीजा को मानिकपुर मणिपुर का सूबेदार बनाया। मणिपुर का, यूपी, मणिपुर का सूबेदार बनाया। क्लियर? नेक्स्ट।
अब देखिएगा कि झाइन का युद्ध होता है और झाइन का युद्ध 1291 में होता है। और देखिए कि इस झाइन के युद्ध में स्थिति क्या होती है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और ये हमीर देव के बीच होता है। इसके हमीर देव के बीच, और हमीर देव रणथंभौर के शासक हुआ करते थे। और देखिएगा कि इस युद्ध में रणथंभौर के किला को चारों तरफ से जेके ने घेर लिया। क्या किया? जेके ने घेर लिया। लेकिन शायद ये भूल गया था कि जिस किले को घेरने जा रहा था वह हमीर देव जैसा व्यक्तित्व भी था, हमीर देव जैसा वीर भी था। और हमीर देव ने जेके को इतने सोटे बजाए, सोटे समझते हैं आप? हमीर देव ने जेके को इतने सोटे बजाए कि सोटे बजा बजा कर लाल कर दिए। अब जब लाल हो गया जेके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जब इसके टोटली लाल हो गए तो लाल होने के पश्चात इन्होंने अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नचे। कहानी सुने आप लोग? खिसियानी बिल्ली खम्बा नचे। और करे तो क्या करे? ये अब जेके कहता है कि मेरे एक मुसलमान का सर, मेरे एक मुसलमान भाइयों का सर रणथंभौर के 100 किलो के बराबर है। और इसीलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों का सर बचाया कि रणथंभौर से वापस आ गया। यहां तो बजे थे सोटे। क्या बजे थे? सोटे बजे थे। ललिया गया था पूरा बेचारा का। और वहां से हमीर देव ने इसको खदेड़ दिया। इतना पीटा कि फिर से रणथंभौर की ओर नजरें नहीं उठाया और बोला कि अपने मुसलमान भाइयों का मैंने सर बचाया है। कुछ कह देंगे, लिखिए। झाइन का युद्ध ऐसे लिखेंगे। हाँ, झाइन। झाइन का युद्ध। झाइन का युद्ध 1291 ईस्वी। 1291 ईस्वी। झाइन का युद्ध 1291 किसके मध्य? लिखेंगे जेके लिखे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जेके और जेके वर्सेस हमीर देव। हमीर देव के बीच हुआ। अब एक चीज देखिएगा कि हमीर देव कौन थे? हमीर देव कौन थे? हमीर देव रणथंभौर के चौहान शासक थे। रणथंभौर के चौहान शासक थे हमीर देव। इस युद्ध में जेके पराजित हुआ। इस युद्ध में जेके पराजित हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पराजित हुआ। जेके की कथन देखेंगे। कथन अब जेके क्या कहता है कि मैं मुसलमान भाइयों के सिर के एक बाल, क्या एक बाल, सिर में बाल,
बाल के बराबर ऐसे स्वर्ण 100 जो है रणथंभौर के किले के बराबर है। अरे बुलबुल को कहेगा, यहाँ तो बजे थे सोटे, और सोटे बज बज के लाल हो गए थे। पता चल गया था कि अब मैं कितने पानी में हूं, रणथंभौर को घेरने के लिए, है ना। भगा दिया। कथा लिखेंगे, मैं मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से ज्यादा समझता हूं। ऐसे 100 दुर्गों से ज्यादा समझता हूं, मतलब 100 किलो से ज्यादा मानता हूं। नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या करता है कि वहां से जब वापस आता है, तो वापस आने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ता है। क्रिश्चियन था क्या, तो वापस आने के बाद कई सारे हिंदू मंदिरों को उन्होंने तोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, देवगिरी आक्रमण। देवगिरी आक्रमण। देवगिरी आक्रमण लिखेंगे 1294 ईस्वी। 1294 ईस्वी। सुन लीजिए, देखिएगा कि ये दक्षिण आक्रमण होता है, और आक्रमण जो होता है देवगिरी के यादव राजवंश था, और यादव राजवंश में रामचंद्र यादव वहां के शासक हुआ करते थे। कौन? रामचंद्र यादव शासक हुआ करते थे। और इसी समय अलाउद्दीन खिलजी का ये आक्रमण होता है, देवगिरी आक्रमण। इसका अलाउद्दीन खिलजी का, और ये दक्षिण गया था। और इसी आक्रमण के पश्चात चचा की हत्या भी होती है मानिकपुर में, क्योंकि देवगिरी से अकूत धन संपदा प्राप्त हुई थी। प्राप्ति के पश्चात उन्होंने दिया नहीं, लेकिन प्रिय पात्रों ने एक संदेश लिख करके जेके से कहा था कि अब अलाउद्दीन विश्वास पात्र नहीं रहा, इसे मार दिया जाए। लेकिन चचा को भतीजे पर मोह था, प्लस दामाद था, मोह था। लेकिन नेक्स्ट बार वही होता है कि अब भतीजा पत्र लिखता है चचा को कि मुझे जो संपत्ति देवगिरी में मिली है, इस सारे रत्नों को, आभूषणों को मैं आपके हवाले करूंगा, आप मणिपुर आ जाए। मणिपुर पहुंचते हैं जेके और एके। जेके और एके जब गले मिलते हैं, खंजर तो है नहीं, गले मिलते हैं, चचा को भतीजा खंजर मार देता है, चचा की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? उत्तर भारत का यह प्रथम शासक या प्रथम राजवंश जिसने दक्षिण भारत पर अपना अभियान चलाया था। क्लियर? इसको व्यावरण लिख लिए होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपने सहयोगी के नाम क्या था? इख्तियारुद्दीन हुद की सहायता से चचा को मारा भतीजा। क्लियर? इसको लिखिए। देवगिरी आक्रमण 1294 हो गया। इससे पहले बाकी सारी बातें आपको लिखा चुके हैं, बता चुके हैं। नेक्स्ट 1296 ईस्वी में 1296 ईस्वी में, जिनका छूट जाएगा वीडियो देख लेंगे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सहयोगी
अपने सहयोगी इख्तियारुद्दीन हुद की सहायता से अपने चाचा प्लस ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मणिकपुरी में मार डाला। और स्वयं शासक बना। अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद उसका पुत्र अरकली खान जो है उनको भी समाप्त कर देता है। किसको? अरकली खान को। फिर जेके की जो विधवा पत्नी थी मलिके जहान ने क्या किया कि रुकुद्दीन को इब्राहिम के नाम से शासक बनाया। किसके नाम से? इब्राहिम के नाम से शासक बनाया रुकुद्दीन को। और रुकुद्दीन को जब इब्राहिम के नाम से शासक बनाया तो इस रुकुद्दीन को भी उन्होंने मार डाला। क्लियर? क्या किया? मार डाला। और मारने के बाद बर्नी जो बार बार इतिहासकार बर्नी का नाम आता है, बर्नी कहता है कि शहीद सुल्तान के सिर से रक्त टपक ही रहे थे। क्या? शहीद सुल्तान के सिर से रक्त टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने, कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने शाही मुकुट अपने सिर धारण कर लिया। बर्नी कहता है किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कितना क्रूर था कि अभी रक्त टपक ही रहा था तब तक शाही चंद्रमा उठाकर अपने सिर धारण कर लिया और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इसी के साथ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सफर समाप्त। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।